कल से प्रयास करेंगे 7:30 बजे आने का, और मैं भी प्रयास करूँगा, भरपूर प्रयास करूँगा 7:30 बजे आने का। क्या 1 घंटा 10 मिनट में 20 मिनट में कंटेंट कम जा रहा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नहीं तो अगर मैं ना हूँ और आप लोग आ जाए तो रिवीजन करिएगा, वो भी एक टीचिंग का हिस्सा होता है, ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। घर में शायद ही पढ़ते होगे। हेडिंग डालना रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, नहीं वैसा वाला रिवर्स गियर वाला, रिवर्स नहीं, रिवर्स RIVE, नदी वाली। हाँ सच धस क्या ही है। रिवर्स ऑफ इंडिया ये एक ऐसा टॉपिक है भाई जो मुँह जबानी याद रहना चाहिए, ठीक है। मुँह जबानी रिवर्स हो गए, पर्वत, पहाड़, प्लेट्यू, चोटी, ये सारी चीज़ें कोर एरिया है ज्योग्राफी की, ये याद होना चाहिए, कुछ और याद होना हो, ठीक है। हेडिंग डालना, सॉरी हेडिंग डालिए, नीचे लिखना भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। रिवर्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। रिवर्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, हिमालय की नदियाँ, फर्स्ट हिमालयन रिवर्स। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पहला लिखना, सब हेडिंग डालना हिमालय की नदियाँ, हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियाँ, हिमालयन रिवर्स, हिमालय की नदियाँ, हिमालयन रिवर्स। उसके अंदर सब हेडिंग डालना, जैसे हिमालय की नदियाँ, ऐसे एरो बना के, हिमालय की नदियाँ, ठीक है। 3, सिंधु अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र। सिंधु ड्रेनेज, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु को इंग्लिश में इंडस लिखना, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, गंगा ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है। जस्ट उसी के अंदर लिखना, ये आप हिमालय की नदियाँ चलेगी, नीचे लिखना हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, और थोड़ा स्पीड लिखना, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो नदियाँ बहती थी, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो नदियाँ बहती थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। द रिवर्स विच वर एग्जिस्टेड बिफोर द ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स। पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो नदियाँ बहती थी
हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व जो नदियाँ बहती थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है ना, एंटीसीडेंट रिवर। अब ये एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है देख लो। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। धरती के नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेट हैं, वो प्लेट्स आपस में से टकराए। अब अगर मैं यहीं, हम लोग बचपन में बालू से खेलते थे, रेत से खेलते थे, रेत को ही मैं ऐसे पास लाना चालू करूँ तो बीच वाला पोर्शन ऐसे उठेगा कि नहीं उठेगा, ऐसे पास लाऊं बीच वाला पोर्शन ऐसे उठेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दो प्लेट्स धरती के नीचे ऐसे टकराए और वो धीरे से हिमालय जैसा ऊपर फॉर्मेशन हुआ। हिमालय आज भी अस्थिर है, ठीक है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, इसलिए उधर भूकंप आता ज़्यादा। वो पूरा हिमालय के आसपास का पूरा क्षेत्र भूकंप जोन 4 या भूकंप जोन 5 में आता है, मतलब अच्छा खासा भूकंप आता है जब आता है तो, ठीक। तो ऐसे ही ये प्लेट्स टकराए और धीरे 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 ऐसे हिमालय का निर्माण होते गया, है ना। अब ये 1 साल 2 साल में नहीं किया, ऐसा प्लेट टकराया सीधा फॉर्म हो गया शिवलिंग जैसा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ये लाखों करोड़ों साल का प्रोसेस हुआ। अब इससे पहले अगर नदी बह रही है यहाँ से, इससे पहले अगर नदी बह रही है तो जैसे जैसे ये हिमालय अगर ऊपर उठता, जिस एरिया में नदी बह रही है उसको काटते चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। नदी में बहुत बार होता है ना, पानी में भी चट्टानों को काट देती है, ऐसा नहीं कि ये तो फिर भी नाजुक रहता है इंसान बॉडी, वो तो चट्टानों को काट सकती। तो जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता, जहाँ से नदियाँ बह रही है वो हिमालय पोर्शन को काट देती, ठीक। तो कभी कभार हिमालय ऐसे ना होकर ऐसे हो जाती, यहाँ से फिर नदियाँ बह रही है। क्यों? जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठ रहा है वो बीच वाला पोर्शन को नदी बह रही है, काटते जा रही है, तो बीच में ऐसा गैप क्रिएट हो जाता है। बाकी आजू बाजू ऊपर उड़ गए हिमालय और बीच में एक घाटी का निर्माण हो गया, आई आकार की घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियाँ, मतलब जो हिमालय के पूर्व बहती है, ठीक। इतना समझा? क्या लगेगा? हिमालय के उत्पत्ति से पूर्व जो नदियाँ बहती थी उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लिख लेना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। ये पूर्ववर्ती नदियाँ एंटीसीडेंट रिवर्स आमतौर पर आई आकार की घाटी का निर्माण करते हैं, आई आकार की घाटी का निर्माण करते हैं, आई आकार की घाटी का निर्माण करते हैं, जिसे गार्ज कहा जाता है, गार्ज, जिसे गार्ज कहा जाता है। नमस्ते, इसे गार्ज कहा जाता है। जिसे गार्ज कहा जाता है। गार्ज मतलब क्या हो गया? जैसे ये हिमालय ऐसे बहना, ऐसे रहना था, अब वो हिमालय ऐसे ना होकर ये कहीं ना कहीं आई आकार बन रहा है, ठीक है। तो आई आकार की ये गार्ज जो ज़्यादातर जो पूर्ववर्ती नदियां हैं वही हिमालय को काटते हुए बना दिए। गार्ज, हाँ, इंग्लिश में भी गार्ज बोलते हैं, ठीक है। इतना लिखें। आगे लिखना। कुछ नदी बता रहा हूँ और उस नदी की लंबाई याद करना है, ठीक है। मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आप लोगों को, बस उसी नदी की लंबाई याद करना है, हर नदी की नहीं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, उसी के नीचे लिख लेना, भले वो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर आता हो ना आता हो। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज, एक सिंधु नदी का नाम बस इंडस रिवर है, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों कॉमन नेम है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ठीक है। भारत का नाम ही सिंधु से पढ़ना, हिंदुस्तान। ब्रह्मपुत्र,
इसकी लंबाई लिखना 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु लिखना है, ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु। सतलज को काटो, सिंधु लिखो। 2880, 2880, 20 किलोमीटर बस कम है, ये किलोमीटर्स में, लंबाई किलोमीटर्स में। गंगा 2525, सतलज 1500, देन गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1375, यमुना 1375, नर्मदा 1312, नर्मदा 1312, महानदी 858, महानदी 858, कावेरी 800, सोन 780, सोन 780। इतनी नदी की लंबाई मुझे वानी याद होना चाहिए। इसके बाद अगर इन नदियों में से अगर क्रम पूछे कि क्रमानुसार जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप जमा पाओगे। चलिए इधर देखिए, बोर्ड में कॉपी मत दे, हो गया, लिख लिए, लिखो फिर। नीचे मम्मी आपको गाली दी होगी वो नहीं होना। अगर गोद में रख के लिखते नहीं बनता होगा ना, तो एक 50 रुपये का पुट्ठा आता है, उसको ले सकते हो, जो बचपन में यूज़ करते थे, वो पीछे आपको सपोर्ट देगा तो लिखते बनेगा। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र कितना बोला, 2900, ठीक है। सिंधु 2880, सिर्फ 20 किलोमीटर कम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र 2900, सिंधु 2880, ठीक है। गंगा 2525, याद रहेगा, गंगा 2525। तो ब्रह्मपुत्र कितना, सिंधु, गंगा, सतलज आसान है 1500, राउंड फिगर में, ठीक है। सतलज 1500, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ठीक है। सभी को बोलना है, आवाज़ आना चाहिए। सतलज, ठीक है। गोदावरी 1465, ठीक है। ये देखो गोदावरी कृष्णा कावेरी नाम से लेते हैं ना, कल भी हम लोग देखे थे, गोदावरी कृष्णा पिन्नार कावेरी। तो जिसका याद रखना उसको बता रहा हूँ, गोदावरी कृष्णा कावेरी राइमिंग लाइन से बोलते सुने होंगे। गोदावरी है 1465, कृष्णा है 1400, देन कावेरी 800 है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, गोदावरी 1465, ठीक है, 1400। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा हो गया 1400, ठीक। यमुना 1375 है, कितना, 1375, ठीक है। यमुना 1375, सतलज, गोदावरी, कृष्णा, यमुना 1375, ठीक है। नर्मदा है 1312, ठीक है। 1312 याद नहीं रखेंगे, क्या रखना, 1312, ठीक है। नर्मदा है 1312, ठीक है। फिर महानदी छत्तीसगढ़ की नदी है 858, 858, ठीक है। नर्मदा 1312 है, यमुना 1375 है, नर्मदा 1312 है, महानदी
858, ठीक है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बताया था 800, और स से सोन, स से 780, ठीक है, सोन 780। ब्रह्मपुत्र बताइए क्या 2800 से, ठीक है। सिंधु, गंगा, ठीक है। अब कॉपी मत देखो। सतलज 1500, गोदावरी, ठीक है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, 800 है ना। यमुना बताइए, नहीं ऐड इनके नहीं दिख रहा जहाँ, ठीक है कोई दिक्कत। यमुना सर कितना है? यमुना 1375 था। विजय सर, नर्मदा 1312, ठीक है। सतलज 1500 था, नर्मदा 1312 है, ठीक है। महानदी 858, कावेरी 800 है, और सोन 780, स से सोन 780, ठीक है, स से 780 याद रहेगा। इतने की लंबाई याद करना, ठीक है। अब देखो लंबाई, अब ये 2900 है ना, सबसे लंबी नदी। 2880, 2525, ये सब याद रहेगा, फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, इसको याद रखना, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। इसके बाद इस नदियों में से अगर कोई क्रम पूछे तो ये सारे बड़ी नदियाँ हैं जिनको मैंने लिखा दिया है ना, जितनी बड़ी नदी है, बाकी सब छोटी छोटी नदी है, उसकी लंबाई वगैरह पूछा नहीं जाता। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ। अब भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या होगी? गंगा, ठीक है। भारत में बहने वाली नदी और भारत की नदी अंतर है, ठीक है, आगे लिखाऊंगा। ब्रह्मपुत्र ही है, एशिया अफ्रीका सबका ब्रह्मपुत्र है। भारत में बहने वाली गंगा है, भारत की नदी गंगा। देखो भारत की नदी कहने का मतलब है क्या, भारत की नदी भारत के बाहर नहीं बहती, क्या बहती है? आगे जब पढ़ाऊंगा तो देखोगे कि वो बांग्लादेश भी जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बह रही है, लेकिन सिर्फ भारत में बहती क्या? नहीं, चाइना में बहती है, मतलब तिब्बत वगैरह से होके बहती है, तिब्बत चाइना का एक पोर्शन है, ठीक है। आती है भारत में, उसके बाद बांग्लादेश में। तो भारत में बहने वाली नदियाँ, तो जो भारत में बह रही हो तो बहने वाली नदियाँ कहलाएंगी। भारत की नदियाँ किसको बोलेंगे? जिसका उद्गम भारत में हो। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ की नदी है महानदी, ठीक है। उड़ीसा में की नदी नहीं है, उड़ीसा में बहने वाली नदी महानदी, छत्तीसगढ़ की नदी महानदी, समझ रहे हो? इतना क्लियर, ठीक है। तो ये डिफरेंस मालूम रहना चाहिए, याद रहेगा। तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी जरूर है, लेकिन भारत की लंबी नदी गंगा है। भारत की लंबी नदी बोलने से मतलब भारत में उद्गम हुआ हो, और यहाँ सिंधु ब्रह्मपुत्र भारत में उद्गम नहीं होता, आगे बता दूंगा, ठीक है। सॉरी, चौड़ा आई थिंक हो सकता है। आगे लिखिए, ये लंबाई याद रहना चाहिए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु अफवाह तंत्र। हिमालयन नदी के अंदर मैं 3 चीज़ बताया था, एक इंडस ड्रेनेज सिस्टम, सिंधु अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो सिंधु अफवाह तंत्र लिखना, सिंधु अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र। सिंधु अफवाह तंत्र, ठीक है। कुछ छूट गया? कल बताया था सिंधु नदी की 6 नदियाँ, सिंधु अफवाह तंत्र की 6 नदियाँ, सिद्धूपादी, ठीक है। सिंधु, झेलाम, झेलाते, झेलाम, ठीक है। चेन देते, चिनाब, रो देते, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदी देखे थे। अब ये 6 नदी में देखेंगे, पहले मैप देख लेना। यहाँ पे तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, और तिब्बत चाइना का हिस्सा है, पहले इंडिपेंडेंट था बट चाइना ने कब्जा कर लिया, वहीं से दलाई लामा भाग के आए थे, ठीक। तो तिब्बत बोलूँ या चाइना बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। तो तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, यहाँ से मेजर 3 नदियाँ निकलती हैं आसपास से, मानसरोवर झील के आसपास से मेजर 3 नदियाँ निकलती है, 3 रिवर। एक है सिंधु, सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इधर बहती है राइट साइड, ठीक है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो हम सिंधु अफवाह तंत्र देख रहे हैं। एक हो गया सिंधु, फिर क्या था? झेलम, झेलम भारत से निकलती है। फिर क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब भी भारत से निकलती है, ठीक है। उसके बाद रावी है ना, रावी, फिर व्यास, सतलज, ठीक है। रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज,
6 नदी हो गए, कवर हो गए। ये मैप बनाइए, ऊपर के हिस्से बनाना, बस एक वो मैप ड्रॉ कर लेना, और कौन किस में जाके मिल रही है, चीज़ ध्यान रखिए ना। ये सिंधु नदी हो गई जो बाहर से निकल रही है, ये बाहर से आ रही है। सतलज नदी भी यहाँ बाहर से आ रही है। ये झेलम नदी है, जो इस झेलम नदी का डायग्राम ऐसे बनाकर थोड़ा सा ऐसे कर लेना, देन ये झेलम नदी है जो चिनाब में मिल रही है। डायग्राम एज इट इज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन किस में जाके मिल रही है। जैसे व्यास सतलज में मिल रही है तो व्यास को सतलज में ही मिलाना है। एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनेगा तो भी चलेगा। हाँ, ये वाला, ये ऐसे जाके ये बॉर्डर में टच कराना। ये जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, थोड़ा सा उसमें बहा देना उसको, उसके बाद चिनाब में डुबाना। ठीक है, और सबके नीचे जैसे लिख लेना, ये सिंधु है तो एस, ये झेलम है तो जे, ये सी से चिनाब, रावी व्यास, और ये एस मतलब सतलज। इस तरीके से पहला अल्फ़ाबेट बस लिख लेना उसका। सॉरी, व्यास, व्यास नदी। एग्ज़ाम में पूछता है सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया? व्यास नदी। ठीक है, और किस नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ? झेलम। ये वाला सतलज है, सतलज नदी। बॉटल, हाँ ठीक है, अच्छा तो दिख रहा है। सिंधु झेलम चिनाब, सी है, एल नहीं है, सी है। सिंधु झेलम चिनाब, चिनाब। ठीक है, चिनाब का स्पेलिंग CHENAB है। इसको जल्दी बनाइए। ये सब भारत में है, बस ये सिंधु और सतलज ये बाहर से जा रही हैं। ठीक है, और इसको भारत के अंदर ही मिलाना। चलो, उसके बाद हेडिंग डालना इधर, नदियाँ, नदी, रिवर। ठीक है, ओरिजिनेशन ऑब्लिक उद्गम, मुहाना ऑब्लिक डेस्टिनेशन। बस देखो, उद्गम को उद्गम ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में उसका नाम ओरिजिनेशन भी बोल दिया जाता है, राइज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ओरिजिनेशन या फिर राइज। और मुहाना का बोलेंगे माउथ बोलते हैं, या डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, डेस्टिनेशन या फिर माउथ, माउथ मुहाना। क्लियर? नदी में पहला नदी लिखेंगे सिंधु, इंडस। नदी में लिखना पहला नदी सिंधु। उद्गम में लिखना चेमालुंगलुंग ग्लेशियर, चेमालुंगलुंग ग्लेशियर। याद कैसे रखना? सिद्धू पाजी। ठीक है, चोमू है। ठीक है, चोमू से चोमुलुंगलुंग कर सकते हो, चेमालुंगलुंग, चोमुलुंगलुंग ऐसा बोला जाता है, चोमालुंगलुंग। अब वो मांस तिब्बत जाओगे तभी बता पाएंगे कि वो चेमालुंगलुंग है कि चोमुलुंगलुंग है। ठीक है, तो उद्गम में चेमा लुंगलुंग, लुंगलुंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा, और कभी भी इसको चोमा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चोमा लुंगलुंग, चेमा लुंगलुंग, चेमा लुंगलुंग ग्लेशियर।
और ब्रैकेट में लिख लेना मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर झील के पास या मानसरोवर लेक के पास। मानसरोवर झील या मानसरोवर लेक के पास। मानसरोवर झील, ठीक है। मुहाना लिखना अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख लेना, ठीक है। पाकिस्तान, कराची पोर्ट के पास ये है, लेकिन इधर पाकिस्तान भी है हमारा, ठीक। कराची पोर्ट के पास। कराची पोर्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट नदी लिखना झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी। उद्गम में लिखना बेरीनाग, बेरीनाग, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, झील मतलब लेक हो गया, ठीक है। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। अब हुआ क्या, पहले जितना जम्मू कश्मीर वाला सारे किताबों में देखोगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो भी है, अब क्या हो गया, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ गया, ठीक है। तो कोई भी किताब अभी अपडेट नहीं किया कि वो लोकेशन जो पहले जम्मू कश्मीर लिखा करता था अब वो जम्मू कश्मीर में है कि लद्दाख में, क्लियर है ना। तो मैं सिर्फ अनुमान के आधार पे नहीं बता सकता, तो JK ऑब्लिक लद्दाख उसको लिख लेना, ठीक है। JK ऑब्लिक, ब्रैकेट में डालो JK ऑब्लिक लद्दाख, JK ऑब्लिक L। नहीं नहीं, वो जो उद्गम में बोल रहा हूँ, उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है ना, तो शेषनाग झील कहाँ पे है, तो वो JK ऑब्लिक L लिख लेना, लद्दाख। अब जब किसी किताब वगैरह में अपडेट हो जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और ये मानसरोवर झील कहाँ लिखे, चिमालंगलुंग ग्लेशियर, तिब्बत लिखे हो, ठीक है, वो तिब्बत में है, तिब्बत ऑब्लिक चाइना। अब झेलम नदी के मुहाने में लिखना, मुहाना मतलब माउथ हो गया या डेस्टिनेशन हो गया। चिनाब रिवर, CHENAB, चिनाब रिवर, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब रिवर। नेक्स्ट लिखना चिनाब रिवर, चिनाब नदी, चिनाब नदी। उद्गम में लिखना बारा लाचा ला दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा, दर्रा को बोलेंगे पास, बारा लाचा ला दर्रा पास, बारा लाचा ला दर्रा। ब्रैकेट में लिख लेना HP, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट में लिखना हिमाचल प्रदेश, ब्रैकेट में लिखना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश। उसके मुहाने में लिखना सतलज रिवर, सतलज रिवर, सतलज रिवर, सतलज नदी। नेक्स्ट लिखना सिंधु झेलम चिनाब, रावी, रावी नदी लिखो, रावी। फिर उद्गम में लिखना रोहतांग दर्रा के पास, रोहतांग दर्रा, दर्रा मतलब पास होगा, रोहतांग दर्रे के पास, नियर रोहतांग दर्रा, रोहतांग, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग दर्रा। ब्रैकेट में लिख लेना HP, HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास, हाँ अच्छा मुहाना लिखना है, रावी कौन सा चल रहा है, सिंधु झेलम चिनाब रावी, रावी का मुहाना लिखना चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी।
सिंधु झेलम चिनाब रावी। व्यास लिखना नेक्स्ट नदी व्यास, व्यास नदी, रावी व्यास, व्यास नदी। उद्गम लिखना रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रे के पास, ब्रैकेट में HP हिमाचल प्रदेश, दर्रा मतलब पास होता है, रोहतांग पास, ठीक है। रावी व्यास सतलज। मुहाना लिखना सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज रिवर, सतलज की स्पेलिंग SUTLEJ है, सतलज, सतलज नदी। ब्रैकेट में लिखना पंजाब में कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला जगह का नाम है, पंजाब में कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट। नेक्स्ट लिखना सतलज नदी, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सतलज नदी। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में लिखना राक्षस ताल झील, राक्षस ताल झील, राक्षस ताल झील, ताल एक साथ है, राक्षस ताल एक साथ है, राक्षस ताल झील। ब्रैकेट में लिखना ना ब्रैकेट मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर लेक के पास, राक्षस ताल झील। डेस्टिनेशन में लिखना सिंधु नदी, सिंधु नदी। ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान के मिठानकोट, पठानकोट सुने होगे, पठानकोट वैसी मिठानकोट है, मिठाई वाला मिठानकोट, जैसे पाकिस्तान पठानकोट है वैसे ही मिठानकोट है, ठीक, पठानकोट मिठानकोट, ठीक है। तो पाकिस्तान के मिठानकोट, इतना क्लियर, ठीक। अब देखो याद कैसे रखोगे, ये बॉक्स को याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ही बोल रहा हूँ नदी कुछ याद हो मत हो, ज्योग्राफी में नदी पर्वत पहाड़ याद होने चाहिए, ठीक। ये सिंधु नदी जाती है और ये सतलज नदी, ठीक। सिंधु नदी के बाद देखे थे झेलम नदी, उसके बाद चिनाब, ठीक है, फिर रावी, व्यास और ये सतलज, ठीक है। और ये सभी के सभी ऐसे। तो देखो सिंधु नदी का उद्गम क्या बताया था, चेमालुंगलुंग ग्लेशियर या चोमोलुंगलुंग ग्लेशियर, ठीक है। सिद्धूपा जी से याद कर सकते हो उसको। मानसरोवर झील के पास चेमालुंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब ग्लेशियर क्या होता है, जैसे पहाड़ देखे हो तो बस बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर बोलते हैं, पानी पिघलती है, पिघलती पिघलती धीरे धीरे वो नदी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक। ये अब ये जो झेलम नदी को मैं भारत के अंदर बनवाया था, इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर से निकलती भारत की नदी है। तो सिंधु उपवाह तंत्र की वो नदी जो भारत से निकलती है, और ऑप्शन दे तो बना पाओगे, ठीक है। सिंधु निकलता है क्या भारत से, नहीं। सतलज निकलता है क्या, नहीं। झेलम निकलता है, रावी निकलता है, व्यास निकलता है, चेनाब निकलता है, ठीक है, चेनाब, ठीक। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब देखो ये बहती है, इसको मैं बॉर्डर में बनाने बोला तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बहती है, तो झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, ठीक है, शेषनाग झील से। उसके बाद ये जाती किसमें, चिनाब में। तो उसका ये डायग्राम अगर याद रखोगे तो याद रहेगा, है ना। हालांकि ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है, बट अगर सिंधु के अलावा ये भी ऑप्शन दिए रहे, चिनाब ऑप्शन दिए रहे, तो पहले चिनाब को मारिएगा, ठीक है, प्रायोरिटी। उसके बाद चिनाब रिवर खुद जा रही है जो सतलज में मिलती है ना। और उसके बाद सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, रावी भी जाके चिनाब में मिलती है, और व्यास जो भारत से निकलती है और भारत में ही जाके बहती है। इसलिए मैप में जब बताया मैं तो ऐसे था। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही व्यास नदी निकलती है भारत से ही और भारत में ही बहती है। तो सिंधु उपवाह तंत्र की वो नदी जो भारत में ही जाके मिल जाती है, ठीक है। तो कौन सी नदी है, व्यास नदी, क्योंकि व्यास सतलज में मिल जाता है और वो भी कहाँ, पंजाब के कपूरथला के पास। इतना क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं। अब तो जो कुछ बड़े बड़ी नदी हैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता दे रहा हूँ। जैसे सिंधु नदी, नेक्स्ट अब लिखना, वो बॉक्स को क्लोज कर दो और सिंधु रिवर निकला। सिंधु मतलब इंडस रिवर, सिंधु नदी,
पहला पॉइंट लिखना, लंबाई 2880 किलोमीटर, लंबाई 2880 किलोमीटर, लंबाई 2880 किलोमीटर, लंबाई 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसके अंदर, उद्गम करके आगे डालना, रिपीट हो रहा है फिर भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के, तिब्बत के मानसरोवर झील के, तिब्बत के स्पेलिंग TIBET है, तिब्बत के मानसरोवर के झील, मानसरोवर झील के पास चेमालुंगलुंग ग्लेशियर से, चेमालुंगलुंग ग्लेशियर से, चेमालुंगलुंग ग्लेशियर से, चेमालुंगलुंग ग्लेशियर से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहती है, ठीक है, लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है, व जास्कर के बीच बहती है, जास्कर JASKAR, जास्कर, लद्दाख व जास्कर। आगे जब पहाड़ पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत देखेंगे, तो एक चीज़ अभी बता देता हूँ, जैसे ये जम्मू कश्मीर है, हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ग्रेटर हिमालयस बोला जाता है, बृहद हिमालय, फिर लेसर हिमालय, लघु हिमालय, एंड देन शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय है, हिमालय मतलब हम एक पहाड़ सोचते हैं वो नहीं है, उसकी भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ये ऊपर वाला बृहद हिमालय, इसको लिखना मत, बस बता दे रहा हूँ, बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, देन शिवालिक हिमालय, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक, ये हिमालय है। हिमालय के पार भी एक हिमालय जिसको बोला जाता है पार हिमालय, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय अपने आप में 3 भाग में बटा हुआ है, इसको कलेजा करके याद किया था। इधर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में वहाँ तैनात रहने के लिए जैसे आर्मी तैनात रहते हैं, वहाँ कलेजा चाहिए, ठीक है, आए दिन युद्ध होते रहे, तो कलेजा, KLJ, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। तो मैंने क्या बताया, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती नदी, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी है वो ऐसे बहती है, किसके, लद्दाख और जास्कर के बीच। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? बाकी जब माउंटेन्स देखेंगे तो उसको मैप में ड्रॉ कर लेंगे। अभी फिलहाल ये लिख लो कि लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, राइट साइड, सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह बसा हुआ है। लेह सुने होंगे नाम, ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। अब दाहिने लिखा रहा हूँ मतलब दाहिने को याद करना है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब इसका राइट किधर होगा बताइए? जैसे हम लोग गंगा देखे थे तो इसका राइट तो इस तरफ था, लेकिन ये सिंधु नदी इस तरफ बह रही है तो इसका राइट ये हो गया ना, ठीक है, इतना समझ आता है। तो लेह बसा हुआ है, LEH, लेह बसा हुआ है। सिंधु नदी सबसे बड़ा गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज अभी बताया था क्या, आई आकार की घाटी, ठीक है। सिंधु नदी सबसे बड़े गार्ज का निर्माण करती है। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, सिंधु नदी अगर गार्ज बना रही है तो उस गार्ज का नाम क्या होगा? सिंधु गार्ज ही होगा, ठीक है, ठीक है, सिंधु गार्ज। आगे लिखना सिंधु गार्ज, उस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज, ठीक है। नेक्स्ट लिखना झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी। उद्गम लिखना, ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम या राइज फ्रॉम तिब्बत के मानसरोवर, सॉरी तिब्बत नहीं है, जम्मू का, हाँ, बेरीनाग झील, बेरीनाग झेलम का नहीं है, बेरीनाग झील लिख दिए क्या, वो झील पर्वत सब एक आस पास है। बेरीनाग झील या पर्वत लिख लो के समीप शेषनाग झील, या कभी कभार उसमें पर्वत भी मिल जाता है, मेरे ख्याल से वहाँ आसपास का लोकेशन कोई नाम दे दिया गया होगा, ठीक है। किसी किताब में वो झील लिखा रहता है, किसी किताब में पर्वत लिखा रहता है। तो बेरीनाग के समीप शेषनाग
पर्वत या शेषनाग झील से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है। तो एग्जाम में पूछे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? झेलम। भारत और पाकिस्तान की सीमा में कौन सी नदी बहती है? झेलम। ठीक है, और ये झेलम नदी का उद्गम भारत से है ना, इसका उद्गम स्थल भारत से है। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? श्रीनगर। कैसे याद करोगे? तो जिनकी शादी हो गई है वो अच्छे समझ पाएंगे। श्रीनगर से श्रीमती करना, और श्रीमती को झेलना पड़ता है, झेलम। श्रीनगर, झेलम। ठीक है, झेलम नदी के आगे लिखना उसी पॉइंट में। झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है। वुलर झील, WULAR है शायद, वुलर झील का निर्माण करती है। वुलर झील का निर्माण करती है। एक तकलीफ कर दोगी क्या? नीचे गर्म पानी का बोतल ला दोगे, उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वुलर झील का निर्माण करती है। वुलर झील का निर्माण करती है। ठीक है, हाँ, मीठा पानी का है। वुलर झील मीठे पानी का झील है। मीठे पानी का झील है। झील है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, वुलर झील एक गोखुर झील है। वुलर झील एक गोखुर झील है। गोखुर को इंग्लिश में बोलते हैं नहीं, गोकुल नहीं, गोखुर। ऑक्सबो बोलते हैं मेरे ख्याल से। ऑक्सबो बोलते हैं मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ऑक्सबो लेक। ठीक है, गोखुर झील। अब ये गोखुर झील क्या होता है बता दूंगा। गोखुर झील, एक गोखुर झील है, लिखे ऑक्सबो लेक लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना, झेलम नदी विसर्पण करती है। विसर्पण मतलब जैसे सांप। विसर्पण को बोलते हैं क्रीप करना, CREEP, क्रीप करना। विसर्पण, ये देखो, नदी आमतौर पे ऐसे बहती ना, ये झेलम नदी ऐसे बहती है। क्यों? वहाँ का जो घाटी वैसे निर्माण ही है ना, वहाँ का जो लोकेशन है ऐसे कि ऐसे बहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रीप करना। हालांकि क्रीप वर्ड का इंग्लिश मतलब देखोगे तो दबे पाँव चलना, वैसे ऐसे लहरा के चलना, सब बहुत सारे अलग मतलब होते हैं। ठीक है, तो क्रीप मतलब, लेकिन यहाँ पे भी जो विसर्पण करने का टर्म है उसको क्रीप बोलेंगे। दबे पाँव चलना, जिगजैग। अब जैसे ये देखो, ये अगर नदी ऐसे से बह रही है, ठीक है, ऐसा। अब ये बहते सपोज यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये गैप किसी कारण से अगर भर जाता है और ये एक झील का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे झील को गोखुर झील बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। ठीक है, अब गूगल मैप पे जाके ऑक्सबो लेक सर्च करोगे ना तो उसका लोकेशन आपको समझ आएगा, मतलब उसका डायग्राम समझ आएगा कि किसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। बाकी वैसे ऐसे बहती है, थोड़ा बहुत पानी इधर से कवर कर लिया, फिर ये एक झील का निर्माण हो जाता है। तो जो गोखुर झील, वुलर झील है, उसको इसीलिए गोखुर झील बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। और उसका निर्माण किसने किया है? झेलम नदी ने। ठीक है, लिखे गोखुर झील। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक
अनंतनाग से बारामूला तक लिखूं? अच्छा ठीक है। झेलम नदी, मैं बोला झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। नौकागम्य, नेविगेटिंग, मतलब इसमें नाव चलाया जा सके। अब देखो नदी में बहुत ज़्यादा हलचल होगा, ऐसे इसमें कहाँ नाव चलाओगे? ऐसे झूला थोड़ी ना झूला, जैसे झूला वाला रहता है ना जिगजैग, ठीक है। तो नौकागम्य कब होगा? जब नदी शांत रहेगी, ठीक है। सपोज़ ये अगर यहाँ पहाड़ से ऐसे नदी बह रही है, इसमें तो नौका चला नहीं सकते, वो राफ्टिंग जरूर कर सकते हो, राफ्टिंग, ठीक है। तो नदी में आप नाव कब चला सकते हो या जहाज़ कब चला सकते हो? जब एकदम शांत रहे पानी, ठीक है, ज़्यादा हलचल ना हो। तो ये कहाँ से कहाँ तक? अनंतनाग से बारामूला तक सीधा सीधा चलती, वहाँ पे विसर्पण नहीं करती, इस कारण उसको नौकागम्य बोलते हैं। नौकागम्य मतलब नेविगेटिंग बोल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर? ये लिखे झेलम नदी के बाद, झेलम नदी के बारे में वो बाहर पंचिंग बैग देखे हो ना कल साइलेंट नहीं रहा तो उसके जगह अब किसी पे गुस्सा आए बाहर उतार लेना, ठीक है। मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं उतार लूँगा, समझ जाना प्लीज़। में कोई बार बार डाउट पूछा और मैं बाहर जाके उसके बाद मत पूछना ठीक है। ये झेलम नदी हो गया। झेलम नदी के बाद लिखना सिंधु, झेलम, चिनाब। चिनाब नदी के बारे में कुछ खास नहीं है। चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सतलज नदी के बारे में लिख लो। सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज रिवर। लंबाई लिखना, कितना बताया था पीछे मत देखो, 1500, ठीक है। नहीं झेलम का नहीं लिखा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्या नहीं। सतलज नदी लंबाई 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर स्क्वायर होगा कि किलोमीटर होगा? किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, ठीक है। उद्गम लिखना, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल, या उसी को राकस ताल भी, किसी किसी किताब में राकस ताल मिलेगा, किसी में राक्षस ताल, दोनों नाम से जाना जाता है। राकस ताल या राक्षस ताल झील से। इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो सतलज, सती माता याद आती है, ठीक है। सती मतलब भगवान हो गई, भगवान का जस्ट अपोजिट कहाँ से? राक्षस। तो सतलज नदी कहाँ से निकलता है? राक्षस ताल झील से, ठीक है। उद्गम क्या लिखे? मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से। सतलज नदी सतलज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास को लेकर, सतलज नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास नदी को लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के पास मिलती है, ठीक है। सिंधु नदी के पास मिलती है, सिंधु नदी के पास पाकिस्तान के मिठानकोट, जैसे पठानकोट सुने होगा वैसे मिठानकोट के पास मिलती है। क्लास अगर 7 बजे हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है ना? थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैं 7:30 बजे आने का प्रयास करूँगा, आप भी एग्जैक्ट 7:30 बजे। टाइमिंग सुधारूंगा, जल्दी सो जाऊँगा, जल्दी उठूँगा, फिर 7:15, देन 7, ठीक है। तो 7 से 9 2 घंटे में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँगा ऐसा लगता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सिर्फ मज़ा नहीं आया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक प्रज्ञा का मुँह बनते ना देखूँ, विंस, क्या वर्ड पढ़े थे? विंस देखे थे ना वो कब, तब तक चैन नहीं पड़ता। क्या लिखे अपन? सतलज नदी,
राक्षसदास झील से निकलती है, सिंधु में पठानकोट में जाके मिलती है। सतलज नदी भी देखो हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ना, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ही एक गार्ज का निर्माण करती है। देखो सतलज नदी भी गार्ज का निर्माण करती है, सतलज नदी भी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, सतलज नदी निर्माण कर रही तो गार्ज का नाम भी क्या होगा? शिपकिला गार्ज, शिपकिला गार्ज। हर जगह कॉमन सेंस नहीं लगाना है, इसको कल मैथ्स की क्लास के लिए बचा के रखना। शिपकिला, हाँ यस, कल मैथ्स की रही है। हाँ क्या? अरे नहीं, मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपका जीएस चलता है, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स ऑब्लिक रीजनिंग, तो बीच में कभी रीजनिंग, बीच में कभी इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश बोलता हूँ, मैथ्स। ठीक है, हर 2 दिनों वो रीजनिंग या मैथ्स चलेगा। जिनसे मैथ अगर बन जाता है ठीक ठाक तो वो क्लास को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मैथ्स थोड़ा सा स्लो चलने वाला है। उन बच्चों के लेके चलना चाह रहा हूँ जिनसे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं बनता, ठीक है, उनका डर खत्म करना चाह रहा हूँ। सॉरी, हाँ मतलब बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, नहीं तो कई लोग बोर हो जाओगे, क्या बता रहे सर, कितना धीरे बता रहे, ठीक है। और जिनसे मैथ्स अच्छे से बनता है उसके लिए अलग से एक एडवांस क्लास रहेगी एक्स्ट्रा क्लास में। फिलहाल शिपकिला गार्ज, ठीक है, शिपकिला गार्ज निर्माण करती है और उसको ब्रैकेट में लिख लेना HP, हिमाचल प्रदेश में। वहीं दर्रा भी ना, शिपकिला दर्रा, तो वो गार्ज दर्रा ही कहलाता है पास। यहाँ तक कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये कवर है ना, ये नदी। एक लिख लेना इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी समझौता, ब्रैकेट में लिख लेना 1960, सिंधु नदी समझौता, ब्रैकेट में लिख लेना 1960। देखो ये समझौता क्या हुआ था, अब नदी किसी एक राज्य, एक जिले या फिर एक देश में तो नहीं बहती, कई सारे देशों में बहती है। जैसे महानदी का ही देखना, हमेशा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी विवाद रहता है। एक्चुअली होता क्या है, सपोज जैसे ये यहाँ से सिंधु नदी बह रही है, तिब्बत से बह रही है, भारत में भी जा रही है और आपका पाकिस्तान में भी जा रही है। इसको याद रखना, कौन सी नदी कितने देशों में बहती है ये भी पूछा जाता है। तो सिंधु नदी चाइना हो गया, इंडिया हो गया एंड पाकिस्तान, तीन राज्य, अफगानिस्तान तक नहीं जाती, ठीक है। पाकिस्तान के ये मिठानकोट और उसके पास है कराची पोर्ट, कराची जो बसा हो ना वहीं आसपास है, तो वहीं जाके बह जाती है। तो ये 3 देशों में बहती है, सिंधु हो गया, सतलज नदी भी 3 देशों में बहती है और ब्रह्मपुत्र भी 3 देशों में। लेकिन वो इधर ना बह के देखो, ये चाइना हो गया, ये इधर आता है तो इंडिया में आता है, उसके बाद उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। उसका ओरिजिनल नाम सांगपो है, सांगपो, ठीक है, हाँ वो ठीक है। तो फिर ये बांग्लादेश में भी जाती है। तो ये तीनों नदियाँ जो मानसरोवर झील के पास वाली है, तीनों नदियाँ 3 देशों में बहती है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, 1960 में हुआ। अब ये अगर भारत मान के चलो पूरा जल ही जीवन है, मानते हो कि नहीं, ठीक है। पहली भी जो सभ्यता थी, जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वो नदी के पास ही बसती थी। इसलिए खुदाई वगैरह भी जब करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, तो नदी के आसपास करते हैं ताकि कुछ सुराग मिले, ठीक है, कहीं भी नहीं करते। तो नदी के पास, तो नदी से पूरा जीवन जुड़ा रहता है। अब अगर यहाँ आप डैम बना लो और पानी रोक दो तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, ठीक है। और डैम का पानी जमा किए, अचानक से खोल दिए तो उसकी पूरी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है, किसकी, पाकिस्तान की, ठीक। तो ये जल विवाद का विषय रहता है, जो नदी है वो विवाद का विषय रहता है। कितना पानी यूज़ करना है, मान के चलो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए डैम का, वहाँ से कोई नहर बना दी, वहाँ से पानी दूसरी जगह सप्लाई कर दिए, तो कई तरीके से विवाद होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। खास करके सिंधु जो पूरा अफवाह तंत्र है उसके पानी के उपयोग को लेकर विवाद चलता है। उसी विवाद का समझौता, उसी विवाद का क्या करने के लिए, सुलह करने के लिए, ठीक है, एक समझौता किया गया जिसको बोलते हैं सिंधु नदी समझौता। वो सिंधु नदी में पूरा उसका अफवाह तंत्र शामिल है ना। तो क्या डिसाइड किया गया समझौते के तहत
ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदी का 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% इंडिया यूज़ करेगा, पहले देख लेना। और जो नीचे के 3 नदियाँ हैं रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर भारत के हिस्से में ज़्यादा बहती है, इसका 80% इंडिया यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो ये सिंधु नदी समझौता में, इंडस वाटर ट्रीटी में यही डील हुआ था। लेकिन फिर भी अभी भी विवाद का विषय क्यों पता, इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा बदमाशी कर देता है, ठीक है। ये 80% तो अपने हिस्से का करता ही है, क्योंकि इंडिया से ही बहकर गुजरना है ना, तो ये 80% तो करता ही है, इस 80% वाला का भी खुद कर लेता है। इस कारण विवाद बना हुआ है कि उपयोग करना है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी लिखिएगा, हेडिंग डाले, हेडिंग डाल लिया ना, ठीक है, तो लिख लो। यह समझौता 1960 में हुआ। दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1960। उसमें एकदम आसान शब्दों में लिख लेना, ऊपर की 3 नदियाँ मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। नीचे की 3 नदियाँ का 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। नदी भी एक मिलिट्री वेपन का काम कर सकती है। छोड़ दिए पानी तो ये रोकते हैं तो चाइना वाले भी बना रहे हैं। हाँ ये लोग उनको बोलते हैं कि वहाँ से रोको तो फिर भारत की बस में रहेगा। हाँ, तो ये भी एक वेपन का काम कर सकती है। पूरा पानी रोक दिए वो प्यासा मर जाएगा, छोड़ दिए तो बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी वेपन का काम करती थी। पहले के ज़माने में जैसे युद्ध वगैरह होता था तो सप्लाई रोक दिया जाता था। जैसे किला वगैरह बना है, बाहर चारों तरफ से घेर लिया, अब किला ऐसे ऐसे मजबूत किले रहते थे जो कितना भी तोप गोला बम मारो नहीं टूटता था। वैसे ही एक कहानी वो कीरत सिंह का किला था ना, कालिंजर का किला, शेरशाह सूरी जो मरता है, उसका किला इतना मजबूत था वो कीरत सिंह का, एक तोप का गोला दागा उसी के पास हाथ में आ गया और तुरंत फट गया शेरशाह सूरी, वो भी फट गया, समापन फर्स्ट। थोड़ी देर बाद मरता है, लेकिन इतना ऐसा तो मजबूत किला रहता था। हाँ, क्या चीज़, कौन सा मटेरियल इसके लिए? अब इसके लिए मेरे को टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, सिर्फ पता, ठीक है। कई सारे एंशियंट क्रिएशन ऐसे हैं जो आज भी उसको टक्कर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ सप्लाई, हाँ नीचे का 3 नदी कौन सा बताया? नीचे का 3 रावी, व्यास, सतलज, उसका 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। अब वही बोल रहा था, जैसे सप्लाई रोक दिया जाता था, किले में बैठे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, चारों तरफ से घेर लिए और सप्लाई रोक दिया। कितने दिन तक बिना खाना पीना रह पाओगे? 1 महीना 2 महीना, जितने सामग्री रहते थे ख़त्म हुआ तो फिर सरेंडर करना पड़ता था। आगे एक सिंधु नदी की और अन्य कुछ कुछ छोटी छोटी नदियां हैं सिंधु नदी का, उसको लिखा देता हूँ। लोकेशन और मैप बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिंधु नदी की अन्य छोटी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, वो लिख लो। इसको याद कैसे रखोगे? अजीबोगरीब नाम है ना। उत्तर से आ रहा है कि दक्षिण से आ रहा है, याद रहना चाहिए। राइट साइड से आ रहा है कि लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब सिंधु नदी के जो उत्तर से आने वाली नदियाँ होंगी वो राइट साइड होंगी, समझ आ रहा है? अगर मैं इस तरफ बह रहा हूँ तो इस तरफ राइट हो गया ना, ठीक है। ये नदी बह रही है तो इधर से जो मिलने वाली रहेंगी वो उत्तर से और राइट से, क्लियर। अब याद कैसे रखोगे? देखो, कुर्रे सरनेम सुने हो? कुर्रे, ठीक है, कुर्रे। गोयल सरनेम सुने हो? गोयल, जैन मारवाड़ी लोग लिखते हैं, ठीक है। कुर्रे और गोयल, कुर्रे लड़के और गोयल लड़की का विवाह हुआ, निकाह हुआ, विवाह नहीं हुआ, क्या हुआ? निकाह हुआ। तो क्या बोलेंगे? कबूल है, कबूल है, ठीक है, कबूल है। फिर अब जैसे ही कबूल हो गया उसके बाद क्या मनाते हैं? शोक। शादी हो गया, शोक मनाएंगे ना भाई, खुश नहीं है तो शोक मनाएंगे।
ठीक है। तो कुर्रे से कुर्रम, और लड़की क्या था? ठीक है। गोयल से याद रखना गोमल, कुर्रे से कुर्रम, गोयल से गोमल, कबूल है करोगे तो काबुल, शोक मनाओगे तो शोक, आधा शाह यो और का। अब ये उत्तर से आने वाली नदियां हैं। अब ये उत्तर से आने वाली नदियां हैं, कैसे याद रखोगे? कबूल है मतलब उत्तर दिया ना, आंसर दिया, पूछते हैं कि आपको ये नहीं कहा कबूल है, आप बोलोगे नहीं। ठीक। तो लिख लो भाई, देखो सिंधु नदी में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, सिंधु नदी में उत्तर से आने वाली, उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, उत्तर से मिलने वाली नदियाँ, आने वाली नदियाँ, मतलब वो इसकी सहायक नदी की ही बात कर रहे हैं। क्या करना? कुर्रम, कुर्रम ऐसे लिखोगे, कुर्रम कुर्रम, गोमल और कुर्रम गोमल, काबुल, और क्या बताया लास्ट? श्योक। ठीक है, श्योक। श्योक। अब लिखना दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ, श्यांग, आधा शाह, श्यांग, शिगार, शिगार, गिलगिट। हाँ ये लेफ्ट, ट्रिक है, बता नहीं सकता पब्लिकली। हाँ आधी आबादी गायब हो जाएगी। हाँ, श्यांग, शिगार, गिलगिट। गिरगिट जैसा होता है ना, ऐसी गिलगिट है। हाँ किस दिशा में खड़े रहो ये बताओ। वहाँ से मतलब यहाँ से ना थोड़ा सा दूरी बना के। जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट, 4 नदी है। जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट। जास्कर एक पर्वत श्रेणी भी है, ठीक है, और जास्कर एक नदी भी है। जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगिट। जास्कर, श्यांग, शिगार, गिलगिट। हो गया, जाओगे 854। ठीक है, नोट्स बस बताऊंगा, देख लेना, कल वीडियोस देख लेना, नोट्स बस लिखाऊंगा। नोट्स लिखते हो नहीं लिखते जाके? ओके, अल्टरनेट डेज वाला आपका सिस्टम है कि एक दिन आते एक दिन नहीं आते, एक दिन? ठीक है, जा सकते हो। इसको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, याद करिए। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में एक गंगा नदी का ओवरव्यू दूंगा, लिखाऊंगा कल, और कल फिर से रिपीट कराऊंगा। याद करो, कल फिर से रिपीट कराऊंगा ना, चिंता मत करिए। सॉरी, जो बताते हो आप, ये आधा वो श्लोक जो भी बोलते हो वो याद रहता है, चीज़ें याद रहती है, और आधा भूल जाते हो, आंसर भी भूल जाते हो। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। वो जनता स्कूल वाला पता कर लीजिएगा, थोड़ा टिकने वाला बेंच चाहिए, ठीक है? हाँ भारी, भारी लोग हैं, देखना। अच्छा हाँ हाँ, कि जनता स्कूल में अगर ध्यान आया, शायद ऐसे खाली वाला बेंच रहता था। क्या टेबल रखूँगा तो और लोग प्लेस कम हो जाएगा, इसलिए सीधा टिकने वाला बेंच पुट्ठा पकड़ के या गोद में लिख लिया उन्हें। याद करिए भाई, 5 मिनट का समय पूरा कबूल कर लो आप। लिखा कबूल?
कल वैसे मैथ्स स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, वो सीधा वॉल्यूम पकड़ेंगे जो आपको सबसे कठिन चैप्टर लगता है मैथ्स एंड एरिया में, हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में एरिया वॉल्यूम खैर कंसिडर नहीं करते, बट फिर भी एरिया वॉल्यूम मेरे को मालूम है, जिन नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड होंगे उसमें पाई वाई दुनियादारी फॉर्मूला पक जाते होंगे, तो वहीं से स्टार्ट करूँगा। आपको यकीन दिलाऊंगा कि मैथ्स बहुत ईजी है। दो ही चीज़ होगा, या तो मैं आपको यकीन दिला पाऊंगा कि मैथ्स बहुत ईजी है या आप मुझे यकीन दिलाओगे कि मैथ्स। देखते फिर कल किसकी जीत होती है। हाँ, लेकिन आज जो होमवर्क दूंगा उसको प्रेम पूर्वक करके आइएगा। कैसे करना है? प्रेम पूर्वक, ठीक है। नहीं, कल 7:30 धीरे धीरे शिफ्ट करूंगा। मेरे को मालूम है आज जल्दी उठ गया तो कल हाँ 6 बजे करूंगा तो मैं सोऊंगा कल। स्ट्रांगली वेलकम। और हटाया ही नहीं हूँ व्हाट्सएप से, मेरे को हटाया ही नहीं हूँ। पॉज हो गया? नहीं चलने दो। सॉरी, ये झेलम नदी विसर्पण क्रीप का निर्माण। विसर्पण क्रीप नहीं, विसर्पण ऑब्लिक क्रीप बोला। मतलब विसर्पण का मतलब होता है क्रीप करना। हाँ, विसर्पण करती है मतलब ऐसे सांप की तरह